मैनेजरियल पोर्शन पढ़ लिया आप लोगों ने? आतिफ साहब से पढ़ा आप लोगों ने? चलें, अच्छी बात है, अल्लाह ताला आसानी करे। फाइनेंशियल पोर्शन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेफिनेट बात है, इतना कम टाइम है तो इसमें हम लोग सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने कवर क्या क्या करना है। फाइनेंस वाले पोर्शन में हमारे पास जो है, ये मेरे अपने नोट्स हैं। मैंने अपने नोट्स डेवलप किए हुए हैं। 90% किताब ऐसी है जिसके मैंने नोट्स खुद से डेवलप किए हुए हैं और ये एक्सप्लेन्ड हैं। किताब में इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आसान अल्फाज में है। किताब का अपना एक स्टाइल होता है। मैंने अपने नोट्स, मैंने बताया 90% तक मैंने खुद जो है वो डेवलप किए हुए हैं। इसमें 10% ऐसी है जो कि अंडर डेवलप्ड है या मतलब प्रोसेस में है, टाइम कम होने की वजह से मैं उस पर काम नहीं कर सका। फाइनेंस वाले पोर्शन में हमारे पास एक तो आता है चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14। 13 तो मेरा ख्याल है थ्योरेटिकल पोर्शन है। मैं स्पेसिफ़िकली नंबर्स वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। 14 है, 15 है, 16 है और 17 है। चैप्टर नंबर 10 जो है ये हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे है। चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमारा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे है और 12 जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पे है। 14 जो है वो FRM पे है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये बजटिंग पे है। 16 जो है वो हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे है और 17 जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे है। ठीक है जनाब, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि डेली हम लोग एक चैप्टर जो है वो कवर कर जाएं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कवर करेंगे, फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पे बात करेंगे, चैप्टर नंबर 14 पे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फिर उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फिर हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और एट द एंड ऑफ डे अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग इंशाल्लाह बजटिंग पे बात करेंगे। उसकी एक वजह है, वो भी अभी मैं और नहीं, इसके साथ बजटिंग के बाद, बजटिंग तो श्योर नहीं है कि हम लोग करेंगे क्योंकि वो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे हम लोग ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह। अब बात हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पर बात करते हैं कि इन टॉपिक्स में से हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग कवर कहाँ से करेंगे? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे मेरे अपने नोट्स हैं, फुल फ्लेज चैप्टर है, आसान अल्फाज में है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे मेरी अपने नोट्स हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं। आसान अल्फाज में हैं, टू दी पॉइंट है यानी रेलिवेंट हैं और डिटेल्ड हैं। डिटेल बनाने का मकसद क्या है? बाज़ औक़ात क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का, 7 नंबर का, 10 नंबर का। हमारे पास इतना स्टफ़ नहीं है तो फिर हमारे जो है वो मारे जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। किताब के ऊपर आते हैं, हमारे मारे जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे इंशाल्लाह हम लोग कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पे बात करेंगे। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में हम लोग जानते हैं कि एक तो है हमारे पास इक्विटी फाइनेंसिंग की कॉस्ट और दूसरा है हमारे पास डेट फाइनेंसिंग की कॉस्ट। इक्विटी फाइनेंसिंग भी हम लोग इंशाल्लाह जल्दी कर लेंगे। हमारे पास 2 ही मेथड्स हैं, एक है हमारे पास कैपम और दूसरा है हमारे पास डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। बात आ जाती है, अच्छा ये कैपम भी आसान है, फिर उसके बाद DDM भी कदरे आसान है, इतने कोई हार्ड नहीं है। बात आ जाती है डेट, कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग की। डेट फाइनेंसिंग की कॉस्ट में डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, डिफरेंट सिनेरियोज़ हम लोग जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। मैंने अपने सिनेरियोज़ जो हैं वो डेवलप करेंगे कि अगर डेट इस तरीके से कंपनी रेज़ करती है तो फिर कॉस्ट क्या होगी, ये वाला सिनेरियो हो तो कॉस्ट कैसे कंप्यूट होगी, तीसरे नंबर का सिनेरियो हो तो कॉस्ट के 6 सिनेरियोज़ हैं जिसमें हमें जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट को कंप्यूट करना पड़ता है। वो 6 सिनेरियोज़ मैंने डेवलप कर रखे हैं, अपने मेरे क्वेश्चंस हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या हम लोग पास पेपर्स करेंगे या हमारी किताब के एंड पे जो क्वेश्चंस हैं हम लोग करेंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। हम लोग जो हैं कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने बैठे हैं। हम लोग रिवीजन प्लस कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है। तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पास पेपर से नहीं होती है, वो आपकी प्रैक्टिस से होती है। यहाँ पे जो मैंने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस डेवलप कर रखे हैं हम लोग इंशाल्लाह उन्हें गो थ्रू कर रहे होंगे। फिर उसके बाद आ जाती है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट।
फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ट्रिकी चैप्टर है। हमारे जो 8-10 चैप्टर थे उनमें सबसे जो ट्रिकी चैप्टर है वो FRM है। कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव्स को इतना अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं या जो भी प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग इस पे जो है वो कम से कम 2 दिन स्पेंड कर रहे होंगे इंशाल्लाह FRM पे, जिसमें हम लोग डेरिवेटिव्स उसमें फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, वैसे तो 4 होते हैं स्वैप्स मिला के, आपकी किताब में 3 हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स और ऑप्शंस हैं। तीनों की कैलकुलेशन समझेंगे हम लोग इंशाल्लाह। पहले तो तीनों को इन डेप्थ समझेंगे, तीनों की कैलकुलेशन समझेंगे, मार्केट रिस्क को किस तरीके से मैनेज करते हैं, उसकी कैलकुलेशन क्या है, आसान तरीके से, किताब से डिफरेंट है कैलकुलेशन और आसान नेचुरल वे में कैलकुलेशन है, उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह मूव करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की तरफ। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम लोग शायद बेसिक तो डिस्कस ना कर पाएँ, लेकिन इसके जो रूल्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। रूल्स में क्या है, रेलेवेंट कॉस्टिंग का रूल है। रेलेवेंट कॉस्टिंग पे हम लोग बात करेंगे, मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्टिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेबर की रेलेवेंट कॉस्टिंग जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, FOH की रेलेवेंट कॉस्टिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है। 1 मिनट। फिर उसके बाद टैक्स का इम्पैक्ट क्या आता है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो क्या आता है। तो इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को मिला करके देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपस में क्या ताल्लुक है ये देखेंगे हम लोग। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का और बजटिंग का आपस में क्या ताल्लुक है, ये टॉपिक इस तरीके से डिस्कस करेंगे। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका इंटीग्रेटेड वे में एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है, तो इस पॉइंट से हम लोग जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह। फिर हम लोग जो है वो वर्किंग कैपिटल की तरफ मूव करेंगे। वर्किंग कैपिटल हमारा 1 घंटे में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी आप लोगों ने रेशियोज़ जो हैं वो याद करनी है। उसके बाद हम लोग जो है वो फाइनली मूव करेंगे इंशाल्लाह स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वो दैट वुड बी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और दूसरा है हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में लीनियर रिग्रेशन है और मल्टीपल रिग्रेशन है। इस पे हम लोग इंशाल्लाह डिस्कशन कर रहे होंगे अपने चैप्टर नंबर 10 में से। अच्छा, इस तरीके से हम लोग जो है वो गो थ्रू कर रहे होंगे। ठीक है, आपका कोई सवाल था? सर वो रेलेवेंट कॉस्टिंग की आप बात कर रहे थे कि वो भी थोड़ा सा, तो उसमें जितने भी मैंने पास पेपर में क्वेश्चन किए ना, भी 2, 3, 4 मैक्सिमम क्वेश्चन जिसमें वो रेलेवेंट कॉस्टिंग में रेंटर की कैलकुलेशन थोड़ी बहुत बता रहा है या फिर थोड़ा सा और है, मतलब इतनी डिटेल से क्वेश्चन में भी नहीं है, मतलब जितना वो टैक्स की वर्किंग में इन्वॉल्व करता है। और हाँ, लेकिन हम लोग इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। इग्नोर, अभी अटैम्प्ट कितनी हुई हैं? 3 या 4 अटैम्प्ट्स तो हुई हैं MFA की, 2 या 3 अटैम्प्ट्स हुई हैं, तो अब हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते ना इसको। ज़्यादा वो पूछता है मटेरियल की और लेबर की, मटेरियल की और लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट है वो टेस्ट करता है, तो इसे हमें जो है वो देखना होगा। ठीक है सर, मज़ीद आपका बेटा कोई सवाल, आपके एंड से कोई सवाल, आपके एंड से कोई सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कंपनी के पास बेसिकली फाइनेंस रेज करने के 2 सोर्सेज होते हैं। सवाल पैदा होता है कि फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? कंपनी को रन करना। व्हाट इज मेंट बाय कंपनी को रन करना है? कैपिटल रिक्वायरमेंट का मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने अल्फाज ये यूज़ नहीं किए। वाई डू ए कंपनी नीड फंड्स? एक्सपेंस मतलब फॉर एग्जांपल सैलरी ज़्यादा हो जाती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करनी हो, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, अनसर्टेनिटी को रिजॉल्व करने के लिए, अनसर्टेनिटी को रिजॉल्व करने के लिए, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की कोई आग लग जाती है हमारे एसेट्स वगैरह को, तो ताकि हमारे पास उतना फाइनेंस हो ताकि हम उसको, मतलब हमें पता होता है कि कल आग लग जाएगी, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। अब प्रोजेक्ट में क्या क्या हो सकता है? नई प्रोडक्ट शुरू करनी है, नई प्रोडक्ट स्टार्ट करनी है, और नई ब्रांच ओपन करनी है, नई फैक्ट्री लगानी है, दूसरे मुल्क में अपना जो है वो सेटअप लगाना है, तो उसके लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके अलावा हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जिसके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करते हैं, राइट। तो कंपनी को फ़ंड्स की ज़रूरत क्यों कर पड़ती है? क्योंकि कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है
या कंपनी जो है वो अपनी डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए फ़ंड्स की उसे ज़रूरत पड़ती है और कंपनी के लगता है कि मेरे पास आने वाले दिनों में इतने फ़ंड्स नहीं होंगे, तो कंपनी जो है वो फ़ंड्स रेज़ करती है। अब कंपनी ने अगर फंड्स रेज करते हैं तो कंपनी के पास दो मेन सोर्सेज होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कंपनी के पास दो ही सोर्सेज होते हैं, आई एम सेइंग कि कंपनी के पास दो मेन सोर्सेज होते हैं। नंबर 1 एक्विटी सोर्स है और नंबर 2 है डेट फाइनेंसिंग, डेट सोर्सेज हैं। इक्विटी सोर्स का क्या मतलब है कि हम लोग जो है अपना शेयर जो है अपनी ओनरशिप जो है वो शेयर कर देते हैं दूसरे बंदों के साथ, और जिनके साथ हम लोग शेयर करते हैं उन्हें कैसे क्या पैसा दे, या यूँ कह लीजिए कि जिससे हम लोग पैसा मांगते हैं उसे कहते हैं कि आप हमारी ओनरशिप में से कुछ राइट्स ले लीजिए। इसे हम लोग जो है इस तरीके से जब हम लोग फंड्स रेज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग, दैट इज कॉल्ड अब हमारी ओनरशिप में जो है उसका भी राइट शामिल है। ठीक है जनाब। अब हमारे ओनरशिप में, ओनरशिप से क्या मुराद है, अब हमारे पास जितने एसेट्स हैं जहां हमारा उन एसेट्स पे ओनरशिप राइट मौजूद है वहां पे उन साहब का भी ओनरशिप राइट मौजूद है। इक्विटी होल्ड, अच्छा जो बंदा पैसे देगा और कंपनी का ओनर बनता है उसको फ़ायदा क्या होगा, वो क्यों कर जो है आपको पैसे देगा और ओनरशिप राइट लेगा, यानी वो क्यों कर बंदा आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बनता है, उसको क्या फ़ायदा है, उसको दो फ़ायदे हैं। नंबर 1 कैपिटल गेन और नंबर 2 डिविडेंड है। कैपिटल गेन से क्या मुराद है कि आज मार्केट में वो शेयर बिक रहा है या आपसे उसने शेयर ख़रीदा 10 रुपये का, उसको लगता है कि कल को मार्केट में आपकी शेयर की कीमत जो है वो 15 रुपये हो जाएगी या 16 रुपये की हो जाएगी, तो वो कल को बेच करके मुनाफा कमा सकता है। दूसरा क्या है, दूसरी रीज़न क्या हो सकती है, वो डिविडेंड कमाना चाह रहा है, डिविडेंड एंजॉय करना चाह रहा है, उसे लगता है कि कंपनी जो है, कंपनी की हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड है वो बड़ा ज़बरदस्त है, कंपनी जो है वो रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड दे रही है तो मुझे भी डिविडेंड मिलेगा, इस वजह से कंपनी को जो है वो पैसे देता है और कंपनी का ओनर बनना चाहता है। टाइप्स ऑफ इक्विटी स्टॉक्स जो हैं, अच्छा शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, शेयर में और स्टॉक में क्या डिफरेंस है? स्टॉक कंपनी का एसेट और शेयर लायबिलिटी कंपनी की। ये वाला टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स और स्टॉक्स, इसका क्या मतलब हुआ फिर? नीचे मैंने लिखा हुआ है ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। अमेरिका में शेयर्स को स्टॉक कहते हैं और ब्रिटिश मतलब कॉन्टेक्स्ट में शेयर्स कहते हैं हम लोग। ओनरशिप राइट्स को शेयर कहते हैं, अमेरिकन इसे स्टॉक कहते हैं। तो हमें परेशान नहीं होना, ठीक है। एग्ज़ाम में कोई भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा सकती है। इक्विटी स्टॉक की बेसिकली मेन दो टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स आमतौर पे प्रेफरेंस शेयर्स को समझते हैं तो ऑर्डिनरी शेयर्स हमें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। अच्छा ऑर्डिनरी शेयर्स, चलिए इसको भी साथ साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड आर एंटाइटल्ड फॉर द रेजिडुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का रेजिडुअल प्रॉफिट, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिडुअल प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो जाता है हमें एक्स अमाउंट में से हम लोग कुछ अमाउंट फर्दर माइनस करते हैं, ये अमाउंट जो है वो बच जाती है। अच्छा ये जो प्रॉफिट है ये पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाती है, ये अमाउंट जो बचती है दिस इज रेजिडुअल प्रॉफिट है। इस अमाउंट को फिर हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये जो हिस्सा जाएगा ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वो वाला शेयर होल्डर है जिसको रेजिडुअल प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। सवाल पैदा होता है कि ये वाली अमाउंट क्या है जिसको हम लोगों ने पैट में से माइनस किया है, ये वो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जो कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले प्रॉफिट में से शेयर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद जो बच जाता है उसमें से जो जिन लोगों को हिस्सा मिलता है उन्हें हम लोग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कहते हैं। जिन लोगों को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है उन्हें हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पे प्रेफर किया जाता है, इस वजह से उन्हें हम लोग जो है प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स कहते हैं। अच्छा अब मज़ीद क्या है
इसके अलावा इनमें डिफरेंस जो है वो क्या सिर्फ डिविडेंड की वजह से डिफरेंस नहीं है, इसके अलावा भी डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, एज इट इज़ पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। डिविडेंड रेट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है नॉर्मली फिक्स रेट मिलता है, फिक्स रेट जो है वो मिलता है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को वेरी है, कुछ पता नहीं है कि इस दफ़ा जो डिविडेंड मिलेगा वो उसकी किस रेट से जो है वो मिलेगा, अगली दफ़ा हाँ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अगली दफ़ा जो है वो किस रेट से जो है वो मिलेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बाद में प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हिस्सा दिया जाता है। लिक्विडेशन में जब कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी के एसेट्स बेचे जाते हैं, तो एसेट्स बेच करके फिर मालिकान में तकसीम किया जाता है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हिस्सा दिया जाता है, जो बच जाता है वो फिर हम लोग जो है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वोटिंग राइट्स की बात करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नॉर्मली वोटिंग राइट्स जो हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, सवाल कोई? मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, किस तरीके से कंपनी जो है वो अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट करती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी किस तरीके से अपने शेयर्स जो है वो मार्केट में फ्लोट करती है। देयर आर सम सर्टेन मेथड्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। सबसे पहला मेथड इनिशियल आईपीओ है। इनिशियल आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर है। आईपीओ कहते हैं, इनिशियल आईपीओ नहीं होता है, पूरा लफ्ज़ इसका जो है वो आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर है। होता क्या है कि एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जब उसने शेयर्स इशू करना होता है तो ऐसा नहीं होता कि कंपनी मुंह उठा के तो स्टॉक एक्सचेंज चली जाती है और आवाज़ लगाती है भाई मैं जो है वो शेयर्स इशू करना चाहती हूँ, मेरा एक शेयर जो है वो इतने रुपए का है। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले कंपनी को एक बैंक ऑन बोर्ड करना पड़ता है। उस बैंक को हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। उस बैंक की जिम्मेदारी होती है कि उसने तमाम रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा करना है। जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उस बैंक ने पूरी करनी है। कंपनी और बैंक प्रैक्टिकली बैंक एडवाइज करता है कंपनी को कि आप जो शेयर इशू करने जा रहे हो उसकी ये वाली प्राइस चार्ज करिए, लेकिन म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो शेयर की प्राइस जो है वो तय की जाती है। बैंक जो है वो फिर कंपनी के बिहाफ पे आफ्टर से क्या कहते हैं कंप्लीटिंग द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फिर शेयर्स मार्केट में इशू करता है। अब एक रिक्वायरमेंट ये है कि मिसाल के तौर पे कंपनी ये कहती है कि मुझे 10,000 शेयर्स जो हैं वो इशू करने हैं। लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि आप जितने शेयर इशू करने जा रहे हो आपके सारे के सारे सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं होता तो आप रजिस्टर नहीं करवा सकते अपने आप को एज लिस्टेड कंपनी। आपके सारे के सारे शेयर जो हैं वो बिक जाने चाहिए। पब्लिक सारे के सारे शेयर जो है वो परचेज करना चाहिए पब्लिक को। अगर नहीं करती वो परचेज तो फिर क्या होगा, कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकती है। तो फिर इसका हल क्या निकालते हैं कि एक इदारे को कहा जाता है कि अगर कोई गैप रह जाता है, मैंने 10,000 शेयर्स इशू करने हैं, मेरे 8,000 शेयर्स इशू हो जाते हैं, बाकी 2,000 का गैप आ गया, आप 2,000 शेयर्स जो है वो परचेज करोगे। आप 2,000 शेयर जो है वो हमसे परचेज करोगे। इस सर्विस को अंडर राइटिंग सर्विसेज कहते हैं और ये सर्विसेज जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड कर रहा होता है। इस काम के लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो अच्छी खासी मोटी रकम चार्ज करता है। मिलियन बिलियंस में अमाउंट जो है वो चार्ज की जाती है। इसलिए आईपीओ को द एक्सपेंसिव रूट जो है वो कंसिडर किया जाता है। राइट, क्लियर है? यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट टाइम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक के पास जाना है कि आप हमसे शेयर परचेज करिए, उसके पास एक ही हल है आईपीओ का, इनिशियल पब्लिक ऑफर का। अंडरराइटिंग सर्विसेज का जो है वो तय बात हो गई, ठीक हो गया, बात होगी। अंडरराइटिंग सर्विसेज क्या होती है? अंडरराइटिंग सर्विसेज जो है वो नॉर्मली कौन प्रोवाइड करता है? फिक्स प्राइस की बात होगी
कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो एडवाइस करता है कि प्राइस ऑफ द शेयर क्या होनी चाहिए, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों तय करते हैं कि हमें किस प्राइस पे जो है वो शेयर को लॉन्च करना है। और ये एक मोस्ट एक्सपेंसिव रूट जो है वो कंसिडर किया जाता है टू रेज द कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स फ्रॉम द मार्केट है। उसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट। शेयर इशू करने हैं। शेयर इशू करने से पहले कंपनी कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स तलाश कर लेती है। कंपनी कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर तलाश कर, अब ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी मुंह उठा करके जो है वो ये कहे कि ये इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर। उसके लिए प्रॉपर एक क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टर जो है वो सेलेक्ट करते हैं। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर जो हैं वो तलाश किए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि अच्छा आप हमसे कितने शेयर जो है वो परचेज करोगे, आप हमसे कितने शेयर जो है वो परचेज करोगे। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करना है, ए बी सी और डी 4 हमें एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं। अब 10,000 शेयर में से हम कोटा मुकर्रर कर लेते हैं कि हमने 2500 शेयर जो है इस तरीके से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, प्लेस करने हैं इस तरीके से। प्राइवेटली हम उनको जाकर के निगोशिएट करते हैं उनके साथ कि आप हमसे कितने शेयर जो है वो परचेज करोगे। एक कहता है 700, एक कहता है 300, एक कहता है 800 और दूसरा जो है वो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो बाय कर लेता है। अब यहाँ पे निगोशिएशन किसकी होती है, नंबर ऑफ शेयर्स की और दूसरा जो है वो प्राइस की। मार्केट में हम शेयर इशू करने वाले 50 रुपये का, वो बोलता है कि यार 50 का नहीं 48 का मैं आपसे खरीदूंगा, ठीक है। तो ये निगोशिएशन के साथ जो है ये मामला तय पाता है। इसे हम लोग कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्री सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स की बात होगी रादर देन द ओपन मार्केट है, ठीक हो गया। अब इसमें प्री सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स में हमारे फ्रेंड्स, फैमिली और एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं। बाज़ औक़ात इसमें इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पेंशन फंड्स हैं, इस तरीके से बड़े बड़े इदारे। कोई बैंक है वो कहते हैं कि मैं आपसे बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। इसमें रिस्क जो है वो कम होता है क्योंकि हमें पता होता है कि पहले जो है हमारे शेयर्स जो हैं वो बिक जाएंगे। दूसरा क्या है, कॉस्ट भी कम होती है हमारी। आईपीओ में हमें जो है इन्वेस्टमेंट बैंक ऑनबोर्ड करना था, वो हमसे अच्छी खासी मोटी रकम चार्ज करता है। यहाँ तो हम लोग निगोशिएट कर रहे हैं और किसी तरह की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है। और ये कब सूटेबल है, जब हम लोगों ने लोअर वॉल्यूम ऑफ शेयर्स जो है वो इशू करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 2000 शेयर्स हम लोगों ने इशू करना है तो हम इसी तरीके से प्राइवेटली प्लेस कर देते हैं। अब इसमें हमारी जो शेयर होल्डिंग बेस है वो नैरोवर होती है एज कम्पेयर टू द शेयर होल्डर्स जनरेटेड इन रिजल्ट ऑफ आईपीओ है। आईपीओ में तो हम पब्लिक के पास जाते हैं, 10 लाख लोग आते हैं, 20 लाख लोग आते हैं, 50 लाख लोग जो है वो हमारी कंपनी का शेयर्स। यहाँ पे क्या था, ए बी सी और डी 4 लोग। शेयर होल्डिंग बेस जो है वो हमारी नैरो है। पोटेंशियली लिक्विडिटी जो है वो कम होती है, ठीक हो गया। पोटेंशियली लिक्विडिटी कम होती है। 4 तो लोग हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स मौजूद है। मार्केट में जाएंगे कोई खरीदने वाला ही नहीं है। आपके पास शेयर्स हैं, आप उनको एनकैश करवाना चाहते हो, वो नहीं बिकते हैं। इसे कहते हैं लिक्विडिटी का कम होना। आपके पास एसेट है, आप उसको एनकैश करवाते हो, दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी एबिलिटी ऑफ एन एसेट। अब वो एनकैश ही नहीं होता, उसके बदले में कैश ही नहीं मिलता, वो सेल ही नहीं होता, तो इसका मतलब है कि इलिक्विड एसेट है। लेकिन ये इलिक्विड नहीं है, लिक्विडिटी इसकी कम है। डन। देयर मे बी सम लिमिट्स ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एन इशू दैट कैन बी प्लेस्ड है। वो मैं 2500 की बात कर रहा था। राइट इशू है, कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं। कंपनी सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इनवाइट करती है कि आप हमसे शेयर्स परचेज कर लीजिए और हम आपको मार्केट प्राइस से जो है वो कम दाम में शेयर्स आपको बेचेंगे। जिस पेपर के थ्रू, इमेजिन करिए, जिस पेपर के थ्रू कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इनवाइट करती है, दैट पेपर इज कॉल्ड, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, दैट उसे क्या कहते हैं, सिक्योरिटी इज कॉल्ड द राइट। और इस प्रोसेस को राइट इशू कहते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको टाइम दिया जाता है कि ये टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर आपने हमारी इस इनविटेशन को, आपने हमारी इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो हम आपको शेयर्स दे देंगे। अगर आप
उस टाइम तक हमें अपना जवाब नहीं देते हो तो इट विल बी कंसिडर्ड कि आपने हमारी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, राइट। बोनस इशू, बोनस इशू मुफ्त के शेयर्स, बोनस इशू मुफ्त के शेयर। कंपनी जो है, अच्छा अभी जितने भी पढ़ा हम लोगों ने, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, बदले में कंपनी ने पैसे वसूल किए। बाद में क्या होता है कि कंपनी शेयर्स दे देती है, पैसे वसूल नहीं करती है। कंपनी शेयर्स दे देती है, पैसे वसूल नहीं करती है। मिसाल के तौर पे आप 4 बंदे जो हैं, आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपके पास 10-10 शेयर्स हैं। कंपनी आपके शेयर्स जो हैं वो 15-15 कर देती है। असूली तौर पे तो कंपनी को प्रॉफिट पैसे लेने चाहिए थे, कंपनी पैसे नहीं लेती है, लेकिन आपके नाम पे 15-15 शेयर्स कर देती है। 5-5 शेयर्स का एडिशन हो गया। ये जो एडिशन है दिस इज़ कॉल्ड द बोनस शेयर, बोनस इशू। और ये जो शेयर्स आपको मिले दीज आर द बोनस शेयर्स। सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है? कंपनी फूफी दी तो नहीं है ना, फूफी दे मुंडे दिए हैं एज अ डिविडेंड। कंपनी ने आपको पैसे नहीं दिए, आपके नाम पे शेयर्स मजीद बढ़ा दिए। बाज़ औक़ात जो है कंपनी अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाना चाहती है। मार्केट कैप का मतलब ये है कि जब हम लोग मार्केट में कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं तो वहाँ पे लिखता है कि वहाँ पे पता लगता है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल जो है वो 10,000 है। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल जो है वो 10,000 शेयर्स का है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं वो 10,000 हैं। बोनस शेयर मिल गए तो अब फॉर एग्जांपल 15,000 हो गया, तो इसका मतलब है अब आपकी आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं वो ज़्यादा होगी, अब आप ज़्यादा बड़ी कंपनी लग रही हैं, ठीक है। तो अब इसका किया कैसे जाता है कि आपके जितने प्रॉफिट रिजर्व पड़े होते हैं शेयर प्रीमियम के नाम से, उसको आपके शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने लॉ में भी पढ़ा होगा, अगर लॉ पढ़ लिया तो सी लॉ में। फिर उसके बाद बाज़ औक़ात एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए जो है वो इस तरीके से शेयर्स दिए जाते हैं, उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए। पैसा वैसे तो वसूल नहीं किया लेकिन उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो एम्प्लॉयज़ समझते हैं कि वी आर आल्सो द ओनर ऑफ द कंपनी। अब हम लोग डबल एफर्ट्स करेंगे ताकि अब ये हमारी कंपनी है, ताकि हमें भी प्रॉफिट में हिस्सा मिले। तो बोनस इशू जो है इस वजह से किए जाते हैं। नंबर 1 एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए, नंबर 2 कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स के लिए, जब हम लोग अपना मार्केट कैप जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। रिटर्निंग सरप्लस, जब हम लोग कैश डिविडेंड नहीं देते हैं बल्कि शेयर्स की शक्ल में जो शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड देना चाहते हैं तो हम लोग बोनस इशू का सहारा लेते हैं। ठीक हो गया। कंपनी, ये वो वाला इशू है जिसमें कंपनी कैश वसूल नहीं करती है बल्कि आपके नाम पे जो है वो शेयर्स फ्री में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। गॉट इट। डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या था? इक्विटी फाइनेंसिंग में ये था कि पैसा वसूल किया, पैसा रिसीव किया फ्रॉम द पब्लिक या कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल से और उन्हें अपनी ओनरशिप में से हिस्सा दे दिया। डेट फाइनेंसिंग में क्या है? कंपनी को जो है वो पैसा चाहिए, कंपनी जो है ओनरशिप राइट्स नहीं देना चाहती, उसमें से शेयर नहीं देना चाहती, तो कंपनी जो है वो कर्जे के तौर पे पैसा ले लेती है। डेट फाइनेंसिंग में क्या है कि कंपनी जो है वो कर्जे के तौर पे दूसरे इंडिविजुअल्स या किसी एक इंडिविजुअल या किसी इंस्टीट्यूशन से जो है वो पैसा ले लेती है। अब कैटेगरीज ऑफ डेट, डेट जो है वो कैटेगराइज किया जा सकता है। किन किन बेसिस पे कैटेगराइज किया जा सकता है? मेच्योरिटी ऑफ द डेट की बेस पे, डेट लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है। मेच्योरिटी पीरियड की बेस पे, मेच्योरिटी पीरियड की बुनियाद पे हम लोग डेट को कैटेगराइज कर सकते हैं। डेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। डेट विद इन हम लोगों को शॉर्ट पीरियड में रिटर्न करना है तो शॉर्ट टर्म डेट है। और अगर लंबे अरसे के लिए कंपनी ने डेट फाइनेंसिंग हासिल की है तो इट विल बी कैटेगराइज एज द लॉन्ग टर्म डेट है। रिडीमेबल डेट है, इररिडीमेबल डेट है कि क्या कंपनी ने वापस करना है या नहीं करना। अगर तो कंपनी ने डेट वापस कर देना है, कर्जा वापस कर देना है, इट विल बी टर्म्ड एज द रिडीमेबल डेट। और अगर कंपनी ने कर्जा वापस नहीं करना है देन इट विल बी टर्म्ड एज द इररिडीमेबल डेट है। राइट। फॉर्म्स ऑफ, तीसरी बेसिस है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ डेट। डेट किस तरह का है? नंबर 1 बॉन्ड। नंबर 1 बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? बॉन्ड क्या होता है?
चलिए हम लोग कंपनी के कॉन्टेक्स्ट से इसको समझते हैं, कंपनी के पर्सपेक्टिव से इसको समझते हैं। कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, तो कंपनी के पास कौन कौन सा ऑप्शन है? इक्विटी फाइनेंसिंग वाला, डेट फाइनेंसिंग वाला। कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जाना चाहती, शायद वो रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं कर पाती, या शायद कंपनी ये समझती है कि अगर मैं मार्केट से इक्विटी फाइनेंसिंग करने जाऊंगी तो लोग इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो कंपनी फिर डेट फाइनेंसिंग की तरफ चली जाती है। डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाती है तो कंपनी के पास ऑप्शन क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट ऑप्शन है। वन ऑफ द ऑप्शन इज बॉन्ड, इशुएंस ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? कंपनी को पैसा चाहिए, मिसाल के तौर पे 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, तो 100 करोड़ किसी एक बंदे के पास तो नहीं है। कंपनी जो है वो पब्लिक के पास जाती है, पब्लिक को कहती है मुझे 100 करोड़ चाहिए, मैं आपको, और कर्जे के तौर पे चाहिए, मैं आपको रेगुलर बेसिस पे इस कर्जे के अगेंस्ट जो है वो इंटरेस्ट पे करती रहूँगी। बंदा कहता है कि जनाब मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं, तो कंपनी कहती है थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लीजिए। बंदा पूछता है कि जनाब थोड़े हिस्से से क्या मुराद है? वो कहती है कि अच्छा आप ऐसा करो, हम लोग 100 रुपये का एक हिस्सा बना देते हैं, या 1000 रुपये का हम लोग जो हैं वो एक हिस्सा बना लेते हैं। आप 1000 रुपये के जितने आपकी कैपेसिटी है आप वो हिस्से परचेज कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। बंदा कहता है जनाब मुझे समझ में आती है ये बात। अब बंदा वो कर्जा कंपनी को दे देता है, और कुछ काफ़ी सारे लोग जो हैं इस तरह कुछ हिस्से परचेज करते हैं, और कंपनी के पास 100 करोड़ जो है वो इकट्ठा हो जाता है। बात अभी भी वही खड़ी है कि जनाब बॉन्ड से क्या मुराद है? अब बंदे ने पैसा तो दे दिया, बंदे को कंपनी ने कमिट कर लिया कि जनाब मैं आपको इंटरेस्ट भी पे करूंगी, 5 साल के लिए हमने आपसे ये कर्जा जो है वो लिया है, 5 साल के बाद आप वापस आइएगा, ये पैसे ले लीजिएगा। बंदा कहता है जनाब ठीक है, आपकी बात ठीक है, हम आप पे इत्मीनान करते हैं, लेकिन पैसे का मामला है, आप पैसे ले रहे हो, कल को हम 5 साल के बाद आपसे पैसा मांगने वापस आते हैं, तो आप कहते हो कि सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ कि आपने हमें पैसा दिया था, सबूत दिखाओ कि मेरी तेरी ये मुकमुका हुआ था कि 10% पे मैं जो है वो तुम्हें इंटरेस्ट पे करूँगी रेगुलर बेसिस पे, दिखाओ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जनाब मेरे पास कोई सबूत होना चाहिए। तो उस सबूत के तौर पे कंपनी जो है वो एक सर्टिफिकेट इशू करती है, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड सर्टिफिकेट, शॉर्ट फॉर्म में हम उसे बॉन्ड कह देते हैं। उस बॉन्ड पे फिर लिखा क्या होना चाहिए? बॉन्ड पे लिखा क्या होना है? उसकी वैल्यू, ये कितने का बॉन्ड है ये लिखी होनी चाहिए। नंबर 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे कूपन रेट कहते हैं। नंबर 3 टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा होना चाहिए कि इंटरेस्ट कब कब पे किया जाएगा, क्वार्टरली पे किया जाएगा, सेमी एनुअली पे किया जाएगा या एनुअली पे किया जाएगा, और इसके बाद कंपनी कब ये पैसा जो है वो वापस करेगी, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, यानी मैच्योरिटी पीरियड अपना मेंशन जो है वो करेगी, राइट। इसे हम कहते हैं बॉन्ड सर्टिफिकेट, या सादा जुबान में बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड अब जारी कौन कौन कर सकता है? कौन कौन जारी कर सकता है बॉन्ड? ऑर्गेनाइजेशन जारी कर सकती हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से मुराद कंपनी जारी कर सकती है, स्टेट जारी कर सकती है, स्टेट से मुराद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जारी कर सकते हैं। कंपनी को फंड की ज़रूरत है, वो बॉन्ड सर्टिफिकेट जारी करके, बॉन्ड इशू करके तो पैसा रेज कर सकती है। गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करके तो पैसा रेज कर सकती है। गवर्नमेंट के किसी इदारे को पैसों की ज़रूरत है तो वो इदारा ये बॉन्ड इशू करके तो पैसा रेज कर सकता है। गॉट इट? पक्का समझिएगा इसको बेटा। बैंक से पैसा लेने जाते हो, बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो बैंक हमसे सिक्योरिटी डिमांड करता है, 10 लाख चाहिए, बैंक कहता है कुछ सिक्योरिटी के तौर पे रखो, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं रखोगे पैसा नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी रखवा देते हैं तो बैंक सिक्योर हो जाता है, बैंक सिक्योर हो जाता है कि ये बंदा कल को डिफ़ॉल्ट कर जाता है, ये बंदा भाग जाता है, ये बंदा इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, ये बंदा इंटरेस्ट पे नहीं करता, तो मैं जो एसेट मैंने अपनी कस्टडी में रखा है ये मैं बेच करके अपना पैसा पूरा कर सकती हूँ। इस अगर तो जो बोरोवर है उसने लेंडर के पास कोई एसेट एज सिक्योरिटी रखवाया है, दैट एसेट इज द सिक्योर, इस तरह के जो फाइनेंसिंग है उसे सिक्योर्ड फाइनेंसिंग कहते हैं। इसी तरीके से
ये जो बॉन्ड्स हैं ये भी सिक्योर्ड होते हैं या अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड सिक्योर्ड भी होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं। अगर बॉन्ड लॉन्ग टर्म है, बॉन्ड लॉन्ग टर्म है और अनसिक्योर्ड है तो इसे डिबेंचर कहेंगे। अगर बॉन्ड अनसिक्योर्ड है और लॉन्ग टर्म है तो इसे हम लोग डिबेंचर कहेंगे। अगर बॉन्ड अनसिक्योर्ड है और शॉर्ट टर्म है इसे हम लोग कमर्शियल पेपर कहेंगे। डन। अब ये जो डिबेंचर है ये कंपनीज भी जारी कर सकती हैं, गवर्नमेंट भी जारी कर सकती है। कमर्शियल पेपर्स इज इशूड बाय द कंपनीज ओनली, राइट। ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि बॉन्ड इज बेसिकली अ डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर है, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है, सारी डिस्कशन हो गई है। द बोरोवर ऑफ द फंड इशू द सर्टिफिकेट कॉल्ड द बॉन्ड सर्टिफिकेट है, इंक्लूड द डिटेल ऑफ द लोन है, फॉर एग्जांपल पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है, कूपन रेट है, डेट ऑफ रिडेम्पशन है, कूपन रेट है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सब कुछ मेंशन होता है। ये बॉन्ड को हम प्रीमियम पे भी वो अलग बात है। हम बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू करते हैं या प्रीमियम पे इशू करते हैं या एट पार हम लोग इशू करते हैं, दैट इज सेपरेट थिंग। अभी हम उस लेवल तक नहीं गए हैं। बॉन्ड में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स है। डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड है, डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड है। हम लोगों ने डिस्काउंट पे जो है वो बॉन्ड इशू कर दिया, हम लोगों ने डिस्काउंटेड और अच्छी खासी डिस्काउंट पे जो है हम लोगों ने बॉन्ड इशू किया। मिसाल के तौर पे पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो है वो 1000 रुपये है, हम लोगों ने इसको जो है वो 500 रुपये पे इशू कर दिया। 500 रुपये पे इशू करने का मतलब क्या है? हैं? हाँ, लिया 500, वापस 1000 करना है, ठीक हो गया। और इस पे इंटरेस्ट फिर कंपनी जो है वो पे करती रहती है, राइट। क्लियर है? ये है डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड कि हम लोग जो है लार्ज डिस्काउंट पे बॉन्ड इशू करते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या है? ज़ीरो कूपन बॉन्ड, अच्छा यहाँ पे जो है कंपनी कूपन पे करती रहती है। इस केस में डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड में इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, हैं? हाँ, पार वैल्यू पे होता है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जिसमें थ्रू आउट द लाइफ ऑफ बॉन्ड किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो फिर जो इन्वेस्टर है उसको फ़ायदा क्या? उसको फ़ायदा क्या? ये अच्छे खासे बड़े डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। मिसाल के तौर पे पार वैल्यू है 1000 रुपया और ये इशू कर दिया गया 200 रुपये पे या 300 रुपये पे। फॉर एग्जांपल 700 रुपये का डिफरेंस है। कंपनी ने आज वसूल किया 300 रुपया, कल वापस करेगी 1000 रुपया, तो बेनिफिट टू द इन्वेस्टर कितना हुआ? 1000 रुपये का। दिस इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ द डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड है। यूरो बॉन्ड, यूरो बॉन्ड क्या होता है? हम एक बात सुनेंगे। अब ये मेरी चाय ठंडी हो गई, उनको बोलेंगे ये चाय गर्म कर दें। यूरो बॉन्ड, यूरो बॉन्ड क्या होता है? जो कि दूसरी कंट्री की करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे मतलब जैसे यूके है, किसी बाहर की कंट्री से लोन ले, बाहर की कंपनी, अमेरिकन कंपनी जो है पाकिस्तानी मार्केट में आके बॉन्ड जारी करती है और वो डॉलर्स में जारी करती है, ठीक है। कोई फॉरेनर हमारी मार्केट में आके बॉन्ड जारी करते हैं। बॉन्ड जारी किस करेंसी में होना चाहिए था? पाक रुपीज़ में, यानी होम करेंसी हमारी पाक रुपीज़ है, लेकिन वो होम करेंसी, हमारी होम करेंसी में जो है वो बॉन्ड जारी नहीं करता, वो किसी और करेंसी में जारी करता है, एंड दैट इज़ द डॉलर। तो इस तरह के बॉन्ड को अगर हम लोग पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोग यूरो बॉन्ड कहेंगे। अमेरिकन कंपनी कनाडा में जाके या अमेरिकन कंपनी यूके में जाके यूके की मार्केट में बॉन्ड जारी करती है, तो बॉन्ड किस करेंसी में जारी होना चाहिए था? पाउंड में। वो जारी करती है उसमें डॉलर में, तो दैट बॉन्ड विल बी कंसिडर्ड एज यूरो बॉन्ड। ठीक हो गया। कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड बॉन्ड
ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जी, एक ऐसा बॉन्ड जिसको हम लोग कन्वर्ट करवा सकते हैं। किस रेट पे? प्री डिटरमिन्ड होता है कंपनी में, और बॉन्ड होल्डर में ये पहले तय हो चुका होता है कि आप एक बॉन्ड के बदले में आपको कितने ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे। ठीक हो गया जी। कब कन्वर्ट करवा सकते हैं? कब कन्वर्ट करवा सकते हैं? कब कन्वर्ट करवा सकते हैं? जब उसकी लाइफ खत्म हो जाए। नहीं, तय होता है पहले से, प्री डिटरमिन्ड डेट होती है। 5 साल हमारी मैच्योरिटी पीरियड है। कंपनी कहती है कि 3 साल ख़त्म होने के बाद आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हो, हैं? बाद में ऑटोमेटिकली हाँ, करवा सकते हो। अगर आपके पास ये ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप चाहो तो मिसाल के तौर पे 3 साल के बाद आप हमारे पास आइए और आ करके आप हमें बोलिए कि हजूर आपने जो डे फर्स्ट पे हमारे साथ वादा किया था उस वादे के मुताबिक हमें जो है ये बॉन्ड कन्वर्ट करके दीजिए। ना आई वांट टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी है, राइट? एक दफ़ा अगर बॉन्ड कन्वर्ट हो गया तो क्या हम इसको रिवर्स करवा सकते हैं? नहीं हो सकता। ठीक हो गया जनाब। Convertible securities cannot be converted back into original fixed return security है। वारंट चलिए, ये आसान सा ही है। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को डिलीवर हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा इसको। लोन नोट या लोन स्टॉक? लोन नोट या लोन स्टॉक, ये क्या होता है? सिंपल प्रोमिसरी नोट होता है। सिंपल प्रोमिसरी नोट बिटवीन द टू पार्टीज होता है। एक पार्टी कहती है कि जनाब मैंने आपसे फलां चीज़ खरीदी, मैंने आपसे इतना इतना पैसा लिया, मैंने फलां चीज़ खरीदी, मैं इतने अरसे के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? और अगर मैंने आपसे पैसा उधार लिया तो इतने देर के बाद मैं आपसे ये पेमेंट आपको वापस कर दूंगा, इस हिसाब से मैं आपको इंटरेस्ट पे करता रहूँगा। ये जो प्रोमिसरी नोट है ये बोरोवर भी जारी कर सकता है, लेंडर भी जारी कर सकता है। प्रैक्टिकली ये लेंडर जो है वो जारी करता है। गॉट इट बेटा? ये उस वक्त तक वैलिड कंसिडर किया जाता है जब तक कि आप पेमेंट नहीं कर देते। बोरोवर जो है वो अमाउंट वापस नहीं कर देता, या जो डेटर है वो अमाउंट वापस नहीं कर देता, अमाउंट पे नहीं कर देता। ठीक हो गया? दिस इज कॉल्ड द लोन स्टॉक। ये देख लीजिए, इस तरह का होता है। डिबेंचर्स पे बात होगी जी। इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी एट द एंड उसी अमाउंट में प्रिंसिपल में एट द एंड ही मिलेगा, मतलब जिस डेट पे हमने आपने 1000 रुपये किसी से लिया। अच्छा, ये प्रोमिसरी नोट जारी कौन करता है? मतलब ये कहाँ पे नज़र आता है? मैं नॉर्मली मार्केट्स में नज़र आता है, मार्केट में नज़र आता है। दुकानदार ए है, दुकानदार बी है। इसने जो है मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपया 3 माह के लिए ले लिया कि यार मुझे जो है वो माल परचेज करना है, और हो सकता है ये माल इससे ना मिलता हो, ठीक है? तो इन दोनों के दरमियान फिर क्या होगा? प्रोमिसरी नोट लिखा जाता है। अब ये बोरोवर भी लिख सकता है, लेंडर भी लिख सकता है। अब मिस्टर बी कहते हैं कि हजूर 5 लाख तो ले रहे हो, 5 लाख मैं वापस नहीं लूँगा, आपने मुझे जो है वो 5,30,000 रुपये जो है वो वापस करना है, और ये जो 30,000 रुपये हैं ये आपने इंटरेस्ट की मद में मुझे थोड़ा थोड़ा करके वापस करना है। ये भी पॉसिबल है कि आप 5,30,000 डिवाइडेड बाई 5 कर लो। ये भी पॉसिबल है कि 30,000 जो है आप मुझे इंटरेस्ट के तौर पे थोड़ा थोड़ा दोगे और 5 लाख यकमुश्त जो है वापस कर देना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है ये सारा मामला। डिबेंचर बात हो गई कि डिबेंचर जो है वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है, और ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड की एक शक्ल है। मैच्योरिटी पीरियड नॉर्मली 5 साल से लेकर 30 साल तक होता है। आपकी किताब में ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ, आपकी किताब में लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्ट कमर्शियल पेपर क्या है? कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म डेट है, और ये भी अनसिक्योर्ड है। इसकी मैच्योरिटी राउंड अबाउट 270 डेज की यानी 9 मंथ्स की होती है, और ये हाईली लिक्विड होता है। मनी मार्केट में जाके, मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ से हमें शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो फंड्स मिल सकते हैं, हम वहाँ पे जाकर इसको बेच सकते हैं।
और इसको एनकैश करवा सकते हैं। गॉट इट? कमर्शियल पेपर नॉर्मली इट इज इशूड बाय द कंपनीज हैं। बैंक लोन सिंपल बात है, बैंक से हमें जो है वो उधार चाहिए है, इसके फीचर्स भी आप लोग देख लीजिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? शॉर्ट टर्म लोन नहीं मैं पूछ रहा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मतलब हमने एक्स्ट्रा अमाउंट यूज कर लिया। हाँ, एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोगों ने यूज कर लिया है। बैंक के साथ मेरा अरेंजमेंट है कि हजूर मेरे पास है, अगर कोई चेक आता है आपके अकाउंट में, मेरा कोई चेक आता है, यानी मेरे से किसी ने पैसे वसूल करने हैं, मैंने किसी को पे ऑफ करना है, आपके पास मेरा चेक आता है, आपको मालूम पड़ता है मेरे अकाउंट में तो बैलेंस ही कोई नहीं है, तो आप उसको पेमेंट कर दीजिएगा। बैंक कहते हैं कर देंगे लेकिन एक लिमिट तक करेंगे, 5 लाख की लिमिट मुकर्रर होगी। तो बैंक अपने पल्ले से आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब बैंक ने पहले आपको फंड दिए एज लोन, आपने आगे उसको रीपे किया, बैंक इस पे जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। दिस फैसिलिटी इज कॉल्ड द बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेजरी बिल क्या होता है? गवर्नमेंट जो बॉन्ड जारी करती है उसे हम लोग ट्रेजरी बिल कहते हैं। पार वैल्यू, बॉन्ड के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है दैट इज कॉल्ड द पार वैल्यू। मार्केट वैल्यू, जिस रेट पे मार्केट में ये ट्रेड होता है दैट इज कॉल्ड द मार्केट वैल्यू। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 12 में इसी के साथ हम लोग खेलेंगे, इसी के साथ और पार वैल्यू के साथ हम लोग खेलेंगे। चार्ज या मॉर्टगेज ऑन डेट है, ये बात की थी कि हम लोगों को सिक्योरिटी रखवाना पड़ती है। अब ये सिक्योरिटी जो है वो फिक्स्ड भी हो सकती है, फ्लोटिंग भी हो सकती है। फिक्स का क्या मतलब है कि भाई एक एसेट जो है वो स्पेसिफिक कर दिया गया, ये पर्टिकुलर एसेट है जो मैं एज सिक्योरिटी आपके पास रखवा रहा हूं, और जब तक मैं फंड्स पे नहीं कर लेता मैं इसको नहीं बेचूंगा। ठीक है। फ्लोटिंग में क्या होता है, हम लोग क्लास ऑफ एसेट जो है वो कह देते हैं कि जनाब इन्वेंट्री मैं सिक्योरिटी रखवा रहा हूं। अब मैं देखता हूं इन्वेंट्री में मेरी 4 तरह की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 4 तरह की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो हमने तो इन्वेंट्री का कहा था, मैंने ये तो नहीं कहा था कि प्रोडक्ट बी की इन्वेंट्री पे जो है वो मैं आपको सिक्योरिटी रखवा रहा हूं एज सिक्योरिटी। तो मैं उस इन्वेंट्री को सेल भी कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं डिफॉल्ट करूंगा, जैसे ही बैंक को पता लगता है कि ये इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं दे रहा, ये इंटरेस्ट इंस्टॉल पे नहीं कर रहा, ये डिफॉल्ट होने जा रहा है, फौरन से वो फ्लोटिंग चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिक्स चार्ज में क्या होता है, ये एक कुर्सी जो है ये उसे क्या कहते हैं, मैंने आपके पास रखवा दी है, मैं उस कुर्सी को ये आपके पास सिक्योरिटी के तौर पे रखवा दी है। जब तक मैं आपका लोन रीपे नहीं करूंगा मैं इस कुर्सी को बेच नहीं सकता। ये है फिक्स्ड चार्ज। एक एसेट जो है वो स्पेसिफाई कर दिया, एक बिल्डिंग है, एक इन्वेंट्री है, कोई गाड़ी है, स्पेसिफाई कर दी। अब मेरे पास जो है, मैं बैंक को कहता हूँ कि मुझे फंड चाहिए एज लोन, तो बैंक कहता है कि जनाब सिक्योरिटी, मैं कहता हूँ कि सर फर्नीचर एज सिक्योरिटी रखवा रहा हूँ। फर्नीचर में मेज़ भी आता है, कुर्सी भी आती है, इस तरह का डाइस भी आता है, सोफे भी आते हैं, फर्नीचर फिक्सचर्स वगैरह भी आते हैं। तो भाई अब कौन सा फर्नीचर, बैंक ने नहीं पूछा, हमने एक क्लास ऑफ एसेट जो है वो स्पेसिफाई कर दी, उसकी वैल्यू हम लोगों ने बता दी, उसकी वैल्यू आज ये है, इतनी वैल्यू का क्लास ऑफ एसेट हम आपके पास जो है सिक्योरिटी रखवा रहे हैं। अब उस क्लास में से मैं किसी एक स्पेसिफिक एसेट को मैं यूज कर सकता हूं, मैं बेच सकता हूं, लेकिन जैसे ही बैंक को मालूम पड़ता है कि ये डिफॉल्ट कर रहा है, ये डिफॉल्ट होने जा रहा है, या बैंक मैं डिफॉल्ट करता हूं, मतलब मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, मैं इंटरेस्ट पे नहीं करता, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करता, इंटरेस्ट पे नहीं करता, तो वो फ्लोटिंग चार्ज फौरी तौर पे फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट। इंटरेस्ट रेट ये हम लोग जानते हैं। इस्लामिक फाइनेंसिंग, कितने तरीके हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग के, कौन कौन से? उथू ना वे मैंने वैसे ही दसते, मुदारबा, मुराबहा, मुशारका, इजारा। चारों बहन भाइयों में क्या फ़र्क है? सर एक का कद लंबा है, एक का कद छोटा है, एक मोटा है, एक पतला है। फ़र्क क्या है इन चारों में? मुराबहा क्या होता है? मुशारका, मुदारबा,
ये क्या है? मुदारबा, मुशारका, पार्टनरशिप, मुराबहा, ट्रेड क्रेडिट, कैसे कह सकते हैं किसी हद तक, ठीक है। ये मुराबहा। और इजारा में कह सकते हैं हम लोग। तो फिर तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी बता दो। मुराबहा पे बात करते हैं। एक कंपनी है एक्स, कंपनी एक्स जो है इसको पैसे चाहिए, कंपनी एक्स को 1 मिलियन चाहिए। क्यों चाहिए? इन्होंने कोई प्लांट परचेज करना है, समझिएगा बेटा, इन्होंने प्लांट परचेज करना है, प्लांट परचेज करना है, पैसे कोई नहीं है। ये चले जाते हैं एमसीबी के पास। एमसीबी कहते हैं हजूर बैठिए आपकी खिदमत के लिए, लेकिन मसला ये है कि देंगे तो आपको 1 मिलियन, लेंगे आपसे 1.1 मिलियन, 1 लाख रुपए आपसे सूद लेंगे। बड़े खुश होते हैं, डायरेक्टर के बच्चे हैं, यंग जनरेशन, 21वीं सदी की 23वीं सदी की पैदावार। अब्बा जी के पास आते हैं, अब्बा जी मैं कामयाब हो गया, मैंने पैसे लग गए। पुत्र अच्छी गल है, कहाँ से मिले? एमसीबी थे। किन टर्म्स पे? अब्बा जी हूँ तबलीगी जमात नाल भी जाते हैं। अब्बा जी कहते हैं ये गलत बात है, हमने हराम वाली साइड पे नहीं जाना, इंटरेस्ट नहीं पे करते। अच्छा किधर जाना? फिर मीज़ान बैंक के पास चलते हैं। मीज़ान बैंक के पास गए, मीज़ान बैंक के पास जाते हैं, मीज़ान बैंक को बोलते हैं हजूर पैसे चाहिए। कितने? 1 मिलियन। मीज़ान बैंक कहते हैं हजूर पैसे तो नहीं मिलेंगे, आपको बताओ मुझे कि चाहिए क्या, पैसे क्यों चाहिए? वो कहते हैं कि यार हमें जो है वो प्लांट चाहिए। मीज़ान बैंक कहते हैं प्लांट मिल जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। प्लांट मिल जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताओ तुम प्लांट कहाँ से ख़रीदने वाले थे? ये कहता है यार हम चाइना से इंपोर्ट करने वाले थे, प्लांट चाइना से इंपोर्ट करने वाले थे। मीज़ान बैंक कहते हैं मुझे उसकी डिटेल दो, मैं उससे ख़रीदूँगा, मैं उससे ख़रीदूँगा, मैं उससे ख़रीदूँगा 1 मिलियन का, और मैं आपको बेचूँगा 2 मिलियन प्रॉफिट रख के, सॉरी 2 मिलियन कह रहा हूँ, 0.2 मिलियन प्रॉफिट रख के मैं आपको ये बेचूँगा 1.2 मिलियन का। नाउ इट विल बिकम अ सेल ट्रांजैक्शन। मैं आपको ये बेचूँगा 1.2 मिलियन का। मीज़ान बैंक खुद परचेज करेगा, फिर आपको सेल करेगा, प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफ़र होगी, फिर ये आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा। 1.2 मिलियन, सर बात तो उधर ही, हमारे पास 1 मिलियन नहीं, आप 1.2 मिलियन मांग रहे हो। ये कहते हैं कि जनाब हम आपको इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, 5 साल की इंस्टॉलमेंट कर लो, या ऐसा करो कि 2 साल के बाद डायरेक्ट 1.2 मिलियन पे कर दो, थोड़ा थोड़ा करके कर दो, या एक यकमुश्त जो है वो तुम कुछ अरसे के बाद जो है वो पे ऑफ कर देना। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मुराबहा अरेंजमेंट। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मुराबहा अरेंजमेंट। इसमें मीज़ान बैंक पहले परचेजर बना, फिर ये सेलर बना, और सेलर बन के तो इसने कहा कि हजूर ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा प्रॉफिट है, और ये मैं आपको सेल कर रहा हूँ इस प्राइस पे। इसमें बायर और सेलर दोनों को प्राइसेस का जो है वो पता है, कॉस्ट का भी पता है, प्राइस का भी पता है, सेलिंग प्राइस का भी पता है, ठीक है। इसमें मसला कहाँ पे है कि अगर जो बायर है, आज प्राइस तय हो गई, अगर बायर जो है वो हाँ जो बोरोवर है जिसने प्लांट खरीदा वो इंस्टॉलमेंट डिले कर देता, फिर मीज़ान बैंक चार्ज नहीं कर सकता, प्राइस तय हो चुकी हुई है। अगर चार्ज करेगा तो शरअ के मुताबिक दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंटरेस्ट। नंबर 2 मुदारबा। मुदारबा में क्या है?
पिंड का चौधरी है, उसके पास जो है वो 100 मिलियन पड़ा है। मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, रेड़ खिड़ के इसने सीए कर लिया, रेड़ खिड़ के तके ठुडे खा के सीए कर लिया। तके ठुडे खा के सीए करने के बाद भी तनख्वाह लगी 2 लाख 2.5 लाख, जिस तरह के हालात चल रहे हैं 60,000 रुपये लग गई। सीए कर लिया, तके ठुडे खा के, अब पढ़ लिख गया, इसको पता है बिजनेस कैसे चलाते हैं, इसको पता है फंड्स को कैसे मैनेज करते हैं। अब ये सोचता है, जब रात को लेटता है सर पे बाजू रख के सोचता है यार पढ़ तो लिया है कि सारी उम्र दूसरे ने पैसे ही मैनेज करने ने। आपकी बुनियाद पे लोग करोड़ों कमाएंगे, दूसरों के पैसे मैनेज करने, काश मेरे पास भी होते। दिल में ये दर्द लेकर रोज़ाना सोता है और सुबह उठता है। इन दोनों का एक कॉमन दोस्त था, मिस्टर सी। मिस्टर सी जो है इन दोनों का कॉमन दोस्त था। एक दिन इसके पास जाता है और इसे कहते हैं यार अल्लाह ने तेन बहुत देता है, किधर इन्वेस्ट क्यों नहीं करता? कहता है यार मैं इन्वेस्ट तो कर लूँ, लेकिन मुझे डर है कहीं डूब ना जाए, मुझे डर है कहीं डूब ना जाए। मिस्टर सी के दिल के बात लगती है, वो चुप कर देता है, वो बात नहीं करता इसके साथ। वो अगले दिन मीटिंग करता है इसके साथ। बी को कहता है यार किसी के फंड मैनेज करने हो तो, वो कहते हैं ऑलरेडी यही तो काम कर रहा हूँ और किसी और के करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 दे दोगे। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा करो कि उसका पैसा होगा और तेरा जो है वो तेरी स्किल सेट होगी। वो पैसा लगाएगा, तुम उसको मैनेज करना कि कहाँ पे फंड्स इन्वेस्ट करने हैं, किस तरीके से फंड्स जो है वो इन्वेस्ट करने हैं, कब किस कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं, किसके शेयर जो है वो शॉर्ट कर देने हैं। यू नो व्हाट इज शॉर्ट? कब लॉन्ग पोजीशन लेनी है, कब शॉर्ट पोजीशन लेनी है, कब शॉर्ट सेलिंग करनी है और फिर उसमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है, ये तुम जानते हो। तो वो कहता है ठीक है, हम लोग जो है वो पैसा लगाए, मैं मैनेज करूँगा, उसका पैसा होगा, मेरी स्किल सेट होगी और जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग डिवाइड कर लेंगे। म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है कि एक बंदा पैसा लगाएगा, एक बंदा स्किल सेट लगाएगा और इस रेशो के साथ प्रॉफिट जो है वो डिवाइड होगा। लेकिन जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर बर्दाश्त करेगा, नुकसान जो है वो सीए बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग मुदारबा अरेंजमेंट कहते हैं। इसमें जो बंदा पैसा लगाता है उसे रब्बुल माल कहते हैं और जो बंदा पैसा लगाता है उसे हम लोग मुदारिब कहते हैं। सॉरी जो स्किल्स लगाता है उसे मुदारिब कहते हैं और जो पैसा लगाता है उसे रब्बुल माल कहते हैं। मुदारबा 2 तरह का हो सकता है, रेस्ट्रिक्टेड मुदारबा, अनरेस्ट्रिक्टेड मुदारबा। रेस्ट्रिक्टेड मुदारबा में क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि हाँ हम लोगों ने सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, हम लोगों ने सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, बड़ी बड़ी कंपनीज में, छोटी किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ हम लोगों ने सिर्फ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है, हाँ हम लोगों ने सिर्फ जापान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इसके अलावा जाना ही नहीं कहीं और पे। हाँ हम लोगों ने सिर्फ सीमेंट की फैक्ट्री लगानी है और कुछ भी नहीं करना। हाँ हम लोगों ने सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्टर में जो इन्वेस्ट करना है। अनरेस्ट्रिक्टेड मुदार में भाई पैसा दे दिया, अब इसको मैनेज करो, मुझे प्रॉफिट से घर से। डन। मुशारका, ए भी पैसा लगाता है, बी भी पैसा लगाता है और मिल करके कारोबार करते हैं। बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय कर लेती है, लॉस शेयरिंग रेशियो जो है वो तय कर लेती है। राइट। इजारा में क्या होता है? इजारा में इज लाइक लीज अरेंजमेंट है। मीज़ान बैंक के पास जाते हैं, उसे कहते हैं जनाब गाड़ी चाहिए। मीज़ान बैंक कहते हैं हजूर आपकी खिदमत के लिए बैठे, पैसा नहीं मिलेगा, गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी दे दी। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मुराबहा एंड दिस वन? गाड़ी कौन सी चाहिए आपको? मुझे होंडा चाहिए। कौन सा मॉडल चाहिए? 2023 मॉडल चाहिए। ठीक है जनाब मिल जाएगी। इसने भी होंडा वालों से रब्ता किया, गाड़ी ले ली, आपको प्रॉफिट पे दे, इंस्टॉलमेंट पे दे दी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इजारा एंड मुराबहा? सीम सिमिलर, लेकिन अगर सिमिलर है ओनरशिप का इशू है। मुराबहा में जब एसेट दिया जाता है साथ ही ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि क्या करता है, राइट टू यूज द एसेट ट्रांसफर कर देता है।
जिसे हम लोग आपका IFRS 16 यूसुफ रिक कहते हैं। ठीक है जनाब, सारा कुछ हो गया, इजारा भी हो गया, इजारा भी इस्लामिक फाइनेंसिंग है। क्या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, ओनरशिप बैंक के पास है, आप उसको राइट दे रहे हो यूज करने के लिए। किराए पे गाड़ी नहीं लेते हैं, किराए पे गाड़ी लेते हैं ना, दैट इज वो क्या आपके नाम गाड़ी ट्रांसफर कर देता है, वो आपको राइट टू यूज एसेट देता है। गाड़ी की मेंटेनेंस किसकी जिम्मेदारी होती है? उसकी। तो यहां इजारा में भी मेंटेनेंस उसी की जिम्मेदारी है, बिकॉज ही इज द ओनर। लेकिन यहां पे अरेंजमेंट इस तरह का होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है। लीज हमें पता है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज होती है। अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमारे पास कौन कौन सा सोर्स है? बिजनेस एंजल, बिजनेस एंजल, बिजनेस एंजल कौन होते हैं? फरिश्ते, जिब्राइल, मीकाइल, इजराइल और ये पैसा लगाते हैं, साथ में जान भी ले जाते हैं। बिजनेस एंजल वो जो मुश्किल वक्त में काम आते हैं, आपको फंड्स की ज़रूरत है और वो आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। उसमें कौन होता है? अब्बा जी, अम्मा जी, अगर मीर होते हैं, ठीक है नहीं, एंटरप्रेन्योर कह रहे थे, पैसे वाला बंदा, अगर वो आपका जानने वाला है, अगर आपको वो वैसे ही पैसे दे देता है, अम्मा जी, अब्बा जी, छोटा भाई, बड़ा भाई, आपके मामू, चाचू, ताया, आपके दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स जो हैं, ठीक है, ये आप लोगों को पैसे वैसे दे देते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके काम आते हैं। बिजनेस एंजल्स। वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड कुछ तो याद होगा। सीने में दुख दबाए बैठे हैं आप लोग, सीने में दुख दबाए बैठे हैं, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए कि आप लोगों से बुलवाने के लिए मुझे डांस करना पड़ेगा। हमारी आवाम उस वक्त बोलती है जब स्टेज पे कोई नाच रहा होता है, सब फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से आवाज़ निकलती है। तो कुछ तो बोलिए। आपका नाम क्या? लास्ट वाले मोहसिन भाई, आपके सीने में ज़्यादा दुख लगता है मुझे, कुछ दुख दबाए बैठे मुझे। जनरल बाजवा की टेंशन तो नहीं है? खान साहब की कुछ ज़्यादा टेंशन, खुद वैसे कुछ सीने में चुभन सी हो, मिदे में जलन हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अक्सर जिनको बड़ा ही सख्त दुख लग जाता है ना, वो चुप कर देते हैं, और इस एज में जो दुख लगता है वो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल वेंचर्स को समझते हैं, फिर कैपिटल को समझते हैं, फिर फंड को समझते हैं। वेंचर छोटी सी कंपनी, छोटा कोई आइडिया, किसी ने आइडिया लड़ाया और बिजनेस शुरू कर दिया, दिस इज वेंचर। किसी ने कोई आइडिया लड़ाया, बिजनेस शुरू कर दिया, दिस इज वेंचर। कभी ना कभी तो टीसीएस वाले ने सोचा होगा ना, अर्ली डेज ऑफ टीसीएस के बारे में सोचिए, दैट वुड बी अ वेंचर एट दैट टाइम। न्यू आइडिया जो कि इन ऑपरेशन आ चुका है और उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद है। वेंचर वैसे ही सादा सी बात है, कुछ छोटा मोटा आइडिया जो कि हम लोगों ने शुरू किया। अब देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस वेंचर में इन्वेस्ट करती हैं, वेंचर में इन्वेस्ट करती है। इनको पैसों की ज़रूरत होती है क्योंकि अर्ली डेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में हमें फंड्स की ज़रूरत होती है, तो इनको पैसा ये फंड, ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं और बदले में इनसे ओनरशिप राइट्स ले लेती हैं। अब ये हर वेंचर में मुंह उठा के पैसा नहीं लगाती,
उन वेंचर्स में पैसा लगाती हैं जिनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद है। इस तरह के फंड को वेंचर कैपिटल फंड कहते हैं। ठीक हो गया जनाब। वेंचर जो एक छोटा मोटा काम जो कि अभी स्टार्ट हुए, इसे वेंचर। अब ये सोर्स ऑफ फाइनेंस कैसे हैं? बेसिकली वेंचर कैपिटल फंड जो है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है। वो फंड देखते हैं अच्छा ये वेंचर स्टार्ट हुआ है, इसका एनालिसिस करता है, मार्केट का एनालिसिस करता है, मालूम पड़ता है इनकी वर्किंग अच्छी है, इनकी ग्रोथ पोटेंशियल, मार्केट में पोटेंशियल मौजूद है, यानी ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद है। अगर इनको पैसा प्रोवाइड किया जाए तो ये ग्रो कर जाएंगे। इनमें पैसा लगाते हैं और बदले में ओनरशिप राइट्स ले लेते हैं। इनमें पैसा लगाते हैं, जब ये ग्रो करती है, अब ये मालिक हैं, जब ये ग्रो करते हैं, आज इनका शेयर 1 रुपये का, कल इनका शेयर जो है वो 50 रुपये का हो जाएगा, फिर वो मार्केट में फ्लोट करेंगे, ये उन्हीं को बेच डालेंगे और अपना पैसा जो है वो वापस निकाल लेंगे। अब ये पैसा कौन लगा रहा है? वेंचर कैपिटल फंड। ठीक हो गया राम। प्राइवेट इक्विटी फंड। प्राइवेट इक्विटी फंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज की इक्विटी शेयर्स बाय कर लेती हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या करती हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड और कंपनीज या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज की इक्विटी बाय कर लेती हैं। जब इक्विटी परचेज करती हैं तो बदले में पैसा दिया होगा, उनको पैसों की ज़रूरत थी, उन्होंने ले लिया। अब इन्होंने जो है वो इक्विटी ओनरशिप राइट्स ले लिए। क्यों ऐसा करती हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इन ट्रबल थी, मुश्किल में थी, इनको पैसा मिल जाता तो ये ग्रो कर जाती। इन्होंने पैसा दिया, ग्रो कर देंगी। अब ये ओनर है, जब ये ग्रो करेंगी तो इनका शेयर्स बेच करके तो अपना पैसा वापस निकाल लेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटल फंड और इसमें? वेंचर कैपिटल फंड में इनिशियल स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नन्हे मुन्ने पौधे को पैसे दिए जाते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि फंड्स ना होने की वजह से या मिसमैनेज होने की वजह से जो है वो डूब रही थी, उनको जो है वो पैसा दिया जाता है और जब वो तर जाती हैं तो फिर वो पैसा निकाल लिया जाता है। ठीक हो गया। प्राइवेट इक्विटी फंड। अब ये प्राइवेट इक्विटी फंड जो हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी किताब में थोड़ा सा ट्रिकी है। प्राइवेट इक्विटी फंड इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट इक्विटी फर्म एंड एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ पे मैंने अभी क्या कह रहा था, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जी मैं जिक्र कर रहा था कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म्स हैं। इनमें होता कौन है, यहाँ पे एक कंपनी बैठी होती है और यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, इन्वेस्टर्स एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं। ये लोग पैसा लगाते हैं, ये कंपनी उस पैसे को मैनेज करती है और ये एक फंड बन जाता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इसने प्राइवेट कंपनीज या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज को इवैल्यूएट करना, उनके प्राइवेट शेयर, उनकी इक्विटी राइट्स जो हैं वो परचेज करने हैं और उसको मैनेज करना है। ठीक हो गया। एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एसेट सिक्योरिटाइजेशन का कुछ इल्म हो? नहीं। बैंक है, हर बैंक की कैपेसिटी होती है ना लोन देने की, फंड्स देने की। किसी के पास अनलिमिटेड फंड्स नहीं है, ऐसे ही है। एक बैंक है, उसकी कैपेसिटी जो है 500 मिलियन है। मान लीजिए कि सारे लोन दे दिए, फंड सारे के सारे लोन के तौर पे जारी कर दीजिए, हो गया। अब अगर कोई क्लाइंट आता है उधार लेने के लिए, क्या करे? मना कर दे। ये लोन दे दिए, ये लोन दे दिए, फंड्स दे दिए, सिक्योरिटी के तौर पे ऐसा किसी का घर पड़ा हुआ है, किसी की गाड़ी पड़ी हुई है, किसी का फर्नीचर पड़ा हुआ है, किसी का स्टॉक पड़ा हुआ है, किसी की बिल्डिंग पड़ी हुई है, किसी की ज़मीन से, वो तो नहीं दे सकते अब अगले बंदे को। अगले बंदे को तो पैसा चाहिए और वो हम लोग बेच भी नहीं सकते क्योंकि हमारे टाइमली पेमेंट हो रही है। क्या करें फिर? बैंक इनकार कर दे? इनकार भी नहीं कर सकता क्योंकि इनकार करेगा तो क्या होगा, रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। यार इतने जाओ, इतने तो पैसे नहीं लगता, रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, कंपैटिटर जो है वो आगे निकल जाएंगे।
ये बैंक क्या करता है? ये बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। ये बैंक इदारा क्रिएट करता है। इस इदारे को ये पूल ऑफ एसेट है इस 500 मिलियन के अगेंस्ट। पूल ऑफ एसेट है, इस बात की समझ आती है? इस बात की समझ आती है? इस पूल ऑफ एसेट को जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बेच देता है, ठीक है, और इससे फंड्स ले लेता है। मिसाल के तौर पे इसको बेचा 480 मिलियन का, 480 मिलियन का। अब ये एसेट इसको दे दिए, ये एसेट दिए, वो पेपर, इमेजिन करिए ज़मीन के पेपर, गाड़ी के पेपर। अब ऐसा नहीं लगता कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये लोन दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? अगर मैं दरमियान में से ये निकाल दूं तो ये 500 मिलियन अभी किसने कलेक्ट करना है? इस ऑर्गेनाइजेशन को ए कह देते हैं, तो इसका मतलब इसने लोन दिया। अब इसने लोन दिया तो इंस्टॉलमेंट भी यही कलेक्ट करेगा, इंस्टॉलमेंट भी यही कलेक्ट करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये पब्लिक में आवाज़ लगाती है, मुझे पैसे दो, मैं आपको इंटरेस्ट के साथ पे करूँगी, मुझे पैसे दो, हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, हमें पैसे दीजिए, हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। ये पब्लिक से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठे करती है, कितने? 500 मिलियन या 480 मिलियन इकट्ठे कर लेती है, और बाद में जो इन बोरोवर से पैसे आने हैं विद इंटरेस्ट, वो फिर इन लोगों को दे दिए जाते हैं, पब्लिक मेंबर्स को दे दिए जाते हैं। समझ आ गई? अब ये देखिए, एसेट था हमारे पास पड़ा हुआ, इलिक्विड एसेट था। ज़मीन का क्या फ़ायदा, गाड़ी का क्या फ़ायदा जब मैं बेच नहीं सकता, मकान का क्या फ़ायदा, बिल्डिंग का क्या फ़ायदा, इन्वेंट्री का क्या फ़ायदा, फर्नीचर का क्या फ़ायदा जब मैं बेच नहीं सकता। अब ये देखिए, मैंने इसी एसेट को जो है वो मैंने कन्वर्ट करवा लिया लिक्विड एसेट्स में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसेट सिक्योरिटाइजेशन। क्लियर है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, इसे कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। बैंक ने 500 मिलियन का कर्जा दे दिया। बैंक के पास जो है वो क्या पड़ा हुआ है? प्रॉपर्टी पेपर्स, प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, गाड़ी के पेपर्स हैं, लैंड के पेपर्स हैं, इन्वेंट्री के पेपर्स हैं, ठीक है जनाब। ये बैंक के पास जो है ये पूल ऑफ एसेट है। पैसा तो कोई नहीं है, पैसा तो कोई नहीं है। बैंक क्या करता है? इसको एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जिसका नाम रखता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, SPV। इसको ये बेच देता है। इसको बेच करके इमेजिन करिए 500 मिलियन जो है इनसे वसूल कर लेता है। अब ये सारे यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ये पूल ऑफ एसेट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जिसके पास प्रॉपर्टी के पेपर, अब ये देखिए इस बैंक ने क्या किया, बेसिकली डेटर्स बेचे अपने, है ना, डेटर्स बेचे ना, ठीक है। अब डेटर्स को कहा गया कि जनाब आप जो इंस्टॉलमेंट दोगे वो इन साहब को देनी है। हम लोग दरमियान से निकल गए, समझ आ रही है? अब इस कंपनी ने SPV ने 500 दिया, इसको भी तो पैसों की ज़रूरत है, 500 दिया है। ये क्या करती है? पब्लिक के पास जाती है, पब्लिक को कहती है कि आप हमें पैसा दीजिए थोड़ा थोड़ा करके, और बदले में हमसे सिक्योरिटी वसूल कर लीजिए, डॉक्यूमेंट वसूल कर लो कि हम आपका ओरिजिनल पैसा भी वापस करेंगे और इंटरेस्ट भी देंगे। मान लीजिए कि जो डेटर्स ने हमें, जो बोरोवर्स हैं उन्होंने टोटल मिला करके हमें 580 मिलियन वापस करना है, 580 मिलियन वापस करना है। तो ये जो है जनाब, इससे पैसा आए, ये इससे जो है वो पैसा ले लिया फर्स्ट हैंड, पहले इससे पैसा ले लिया, फिर जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो सारी की सारी इनके पास जाती रहेगी, इनका कर्जा भी उतरता रहेगा SPV का,
और अगलों को इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। गॉट इट? क्लियर है? ये है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। ठीक हो गया जनाब? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? मैं खुद से कोई ज़मीन परचेज करता हूँ, मैं खुद से कोई लैंड परचेज करता हूँ, मैं खुद से कोई स्टॉक परचेज करता हूँ, मैं खुद से कोई जो है वो किसी भी जगह पे शेयर्स परचेज करता हूँ, बॉन्ड परचेज करता हूँ। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जब मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी उसको मैनेज करना। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता, किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है। थिंक अबाउट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं आप? म्यूचुअल फंड के बारे में सोचिए। म्यूचुअल फंड में ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, काफ़ी सारे लोग होते हैं। ये सब लोग जो हैं वो पैसा जमा करवाते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करवाते हैं। इसके पास क्या होगा? पूल ऑफ फंड्स। इसके पास पूल ऑफ फंड्स हो गया। ये क्या करता है म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड इन पैसों को इस्तेमाल करता है और डिफरेंट जगहों में इन्वेस्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे किसी जगह पे प्रॉपर्टी परचेज कर ली, किसी जगह पे लैंड परचेज कर ली, किसी जगह पे किसी कंपनी के स्टॉक परचेज कर लिए, बॉन्ड परचेज कर लिया। प्रॉपर्टी से क्या आया? रेंट। लैंड से क्या आया? कैपिटल एप्रिसिएशन। स्टॉक से क्या आया? डिविडेंड। बॉन्ड से क्या आया? इंटरेस्ट। अब इसके पास मिसाल के तौर पे 500 मिलियन थे, 500 मिलियन का, अब जब ये सारी रिटर्न मिला करके देखते हैं तो 580 मिलियन की हो जाती है। 580 मिलियन में से फॉर एग्जांपल 50 मिलियन जो है इन्हें इनकम के तौर पे डिवाइड कर दिया और 30 मिलियन इसने खुद रख लिया। प्रिंसिपल अमाउंट भी वहीं पे खड़ी है, रिटर्न भी मिल गया। अब लेकिन ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे है? ये जो प्रॉपर्टी परचेज की, लैंड परचेज की, ये म्यूचुअल फंड ने परचेज की, इसके अपने नाम पे होती है। अब ये जो इसकी मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी होगी? इन इन्वेस्टर्स की ए बी सी डी ई एफ की जिम्मेदारी होगी या म्यूचुअल फंड की जिम्मेदारी होगी? म्यूचुअल फंड की जिम्मेदारी। यही पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि डज नॉट डायरेक्टली ओन एन एसेट, डज नॉट डायरेक्टली ओन एन एसेट। डायरेक्टली ओन नहीं करते, म्यूचुअल फंड ओन कर रहा होता है। डज नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसेट मैनेजमेंट है, एंजॉयज अ सर्टेन पोर्शन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द एसेट परफॉर्मेंस है। ठीक है ना? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई फॉरेनर हमारे मुल्क में आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। चैप्टर नंबर 11 इज ओवर। शुड वी स्टार्ट अनदर चैप्टर? लेट्स स्टार्ट। बताइए आप। 4 बजे के बाद हमारा टाइम 2:30 से 4 बजे तक है ना? इसके बाद कोई क्लास है? चलो इस टॉपिक में थ्योरी और एमसीक्यूज का टेस्ट आएगा। लाइक मैंने आपसे कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता, हम लोग कुछ नहीं कह सकते। आई कैप का शहजादा है, आई कैप का शहजादा है। किसके? कोई बात नहीं, आप नहीं छोड़ना नहीं है। आप लोग मेरे नोट्स पढ़ लो, आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। लेक्चर सुन लें तवज्जो से, लेक्चर सुन लीजिए तवज्जो से, पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या बात करने लगा था? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चैप्टर 14 स्टार्ट करते हैं। इट्स लिटिल बिट ट्रिकी। नहीं, FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा करते हैं, फिर उसके बाद कोई 5 बजे से मेरी क्लास भी है यार। सर जिस टाइम मर्जी खत्म कर दें आप। 5 बजे ना वो मेरी CMA-DC पे एक क्लास है, उस वहाँ पे मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरा MFA पूरा चल रहा है। उन्हें इकट्ठा कर नहीं, वो इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं है ना, ये अभी बड़े तेज़ ने। 10-15 मिनट में हम लोग वाइंड अप करते हैं, फिर मैं भागूँ। FRM, चैप्टर 14, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? कंपनी किस मकसद के लिए बनी? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन किस मकसद के लिए बनी? प्रॉफिट कमाने के लिए।
प्रॉफिट नहीं होगा, दिस इज़ अ रिस्क, दिस रिस्क इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क है। प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? शायद सेल ना हो, शायद सेल ना हो, शायद मार्केट में रेट्स जो हैं वो चेंज हो जाएं, शायद एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से हमें नुकसान का सामना करना पड़ जाए, इस वजह से हमारे प्रॉफिट, शायद कॉस्ट बढ़ जाए, वही रेट चेंज होने वाली बात ही है, शायद हमारी प्रोडक्ट फेल हो जाए, सेल रिस्क है। हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस हम लोगों ने तय की है, क्वालिटी बड़ी अच्छी है, प्राइस कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करता, हम लोग डूब सकते हैं, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी शायद इनपुट फैक्टर्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए, तो हमारी जो है वो हमें प्रॉफिट की बजाय लॉस हो सकता है। एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज हो जाता है तो नुकसान, एंड देयर आर सो मैनी अदर रीजन जिसकी वजह से देयर इज अ रिस्क कि कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो भाई नुकसान का सामना करना पड़ सकता है तो मत करो कारोबार, कारोबार नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? नौकरी कर लो, हर बंदा नौकरी भी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें फिर? रिस्क को मैनेज कर दें। क्या करें हम लोग? रिस्क को मैनेज कर दें। कैसे करें? दो तरीके हैं, अन्यथा, पहला दूसरा तरीका है सोच समझ करके। तो अन्यथा की तो इजाज़त नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है पैसा तेरे बाप का नहीं है, पैसा तो शेयर होल्डर्स का है, तो अन्यथा तो हम मैनेज नहीं कर सकते। फिर रह दे कि एक ही ऑप्शन आ जाती है, तमीज़ के साथ, अकल के साथ समझ के हम लोग मैनेज कर लें। तो वो कैसे करें? देयर आर सम सर्टन टूल्स दैट वी यूज़ टू मैनेज द फाइनेंशियल रिस्क है। अब वो टूल्स कौन कौन से हैं? देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टूल्स, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में जब हम लोग टूल्स की बात करते हैं तो वो लिमिटेड हो जाते हैं, और वो टूल्स रह दे के हमारे पास डेरिवेटिव्स रह जाते हैं। डेरिवेटिव्स अब 4 तरह के होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप। फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। आपकी किताब में 3 टूल्स पर डिस्कशन की गई है, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फॉरवर्ड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्यूचर प्राइस का, फिक्स डेट्स का, हाँ रेट। आज बैठ करके हम लोग जो है वो मामलात तय कर लेते हैं, आज बैठ करके हम मामला तय कर लेते हैं, और ज़्यादातर उसमें हम लोग रेट तय करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस पे हम लोग जब तक डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, इनकी कैलकुलेशन भूल जे समझ आने वाली है। एक किसान है, ये अक्सर एग्जांपल में कोट करता हूँ, ये सिंपल एग्जांपल है, इससे समझ भी आ जाती है। किसान क्या करता है? गंदम काश्त करता है, गंदम काश्त करता है। डॉन ब्रेड, ओनर ऑफ द डॉन ब्रेड, ये क्या करता है? गंदम परचेज करता है, प्रोसेस करता है, ब्रेड बनाता है। आज गंदम की काश्तकारी किसान शुरू करता है। किसान को डर किस बात का है? किसान को डर किस बात का है कि कल को जब मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो शायद इसका रेट गिर। आज उसने सोचा कि गंदम बिकेगी 50 रुपये फी किलो के हिसाब से, 50 किलो। जब ये गंदम खड़ी हो जाएगी, फसल तैयार हो जाएगी, जब मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा तो मुझे लगता है 50 रुपये फी किलो के हिसाब से ये सेल हो जाएगी और इसमें मुझे मुनाफा है। इसी वजह से किसान जो है वो मेहनत शुरू कर दी उसने, लेकिन डर भी है कि कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि किसान को डर है कि कल को जब मैं बेचने जाऊंगा तो इसका रेट जो है वो गिर चुका होगा, शायद गिर चुका होगा। डॉन ब्रेड वाले को डर किस बात का? रेट ज़्यादा हो चुका होगा, रेट ज़्यादा। कल को मुझे जब ब्रेड के लिए गंदम चाहिए होगी, 6 महीने के बाद फसल तैयार होनी है, जब नई फसल आएगी, नई गंदम मार्केट, तो शायद रेट बढ़ चुका हो। दोनों को टेंशन है, रात को नींद नहीं आती, पट्टे खींचे रहते हैं। डॉन ब्रेड वाला तो अमीर आदमी है, वो अपनी मर्सिडीज़ निकालता है, पिंड पिंड जो है वो फिरना शुरू हो जाता है, साथ उसने स्पीकर भी रखा होता है मर्सिडीज़ के ऊपर, नए मॉडल की मर्सिडीज़ के ऊपर, और आवाज़ लगाता है कोई बंदा जो गंदम इस रेट पे बेचना चाहे 48 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, है कोई बंदा 45 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, है कोई बंदा बेचना चाहे, है कोई बंदा। ये किसान जो है ये भी खेत में बैठा हुआ था, इसने भी सुन लिया, ये दौड़ा दौड़ा आया, इसने मर्सिडीज़ वाले को हाथ दे के रोका, बोला जनाब मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन सर थोड़ा सा निगोशिएट कर लेते हैं। अब समझिएगा, थोड़ा सा निगोशिएट कर लेते हैं। डॉन ब्रेड वाला कितने बंदे आए थे? एक बंदा आया था, किस गांव में जाकर के बैठ गया कुछ पता नहीं है,
ये किस खेत से निकल के आया कुछ पता नहीं है। साथ इसने रो करके देखा, इसने कहा सर लिटिल बिट निगोशिएशन इज रिक्वायर्ड। किसान ने भी सीए किया हुआ था, हालात की वजह से नौकरी नहीं मिली, तो अब्बा जी का पुराना ये काम था बैन। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब करें क्या, टेबल कुर्सी, किसान वर्सेस डॉन ब्रेड ओनर, बैठ गए। इस ये क्या कहते हैं 48, ये कहता है जनाब नहीं सॉरी, इसने क्या 45, इसने कहा 45, इसने कहा जनाब 50, इसने कहा चलो ना तेरी ना मेरी 48 पे डन करते हैं, 48 पे डन कर दिए। 48 रुपये पर केजी के हिसाब से डन हो गया। कब? आज, ये आज डन हो रहा है। आज तारीख है 1 जनवरी 2023 है, आज तारीख है 1 जैन 2023 है। अब मुक गया, किसान भी टेंशन फ्री, ब्रेड वाला मालिक भी टेंशन फ्री। फसल कब डिलीवर होगी? 6 महीने के बाद, 30 जून 2023 को फसल डिलीवर होगी। किस रेट पे? 48 पर केजी के हिसाब से कितनी? 100 मन गंदम, 100 टन कह लीजिए, 100 टन गंदम जो है वो सेल, 100 टन ही कहते, वो औकात से बाहर चले गए। केजी कर लो, 1000 केजी कर लो, ये औकात से कम है ज़रा, 1000 केजी कर लो। 1000 केजी जो है 6 महीने के बाद डिलीवर होनी है। ठीक हो गया, आज तय हो गए, आज कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है। आज ये काउंटर है ना, ये काउंटर है, आले दुआले बैठने को कहते हैं ओवर द काउंटर, तो इसे कहेंगे ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। तो बात समझ में क्या आती है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पार्टी जो हैं निगोशिएट करती हैं, प्राइस तय करती हैं कि कब जो है वो मैंने माल डिलीवर करना है और किस रेट पे डिलीवर करना है। आधी बात समझ आ गई? ओवर द काउंटर पार्टीज म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ जो हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन तय कर रही हैं, किसमें? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक हो गया जनाब? इसके बाद क्या है? हो गया, वक्त गुजरता गया, अब आ जाती है 30 जून 2023। रेट कुछ भी हो सकता है। मार्केट में केस नंबर 1, मार्केट में रेट है 55 पर केजी। किसको टेंशन होगी? किसान को। सर पीटेगा, काश मैं गंदम सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट ना करता, काश मैं गंदम सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट ना करता। वही काश क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे नुकसान हो गया। मैंने कितने का तय किया था? 48 पर केजी का, 7 रुपये पर केजी लॉस हो गया। लॉस हो सकता है ना, लॉस हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? लॉस हो गया। काश मैं ये काम ना करता। अच्छा, अभी कौन सा गंदम डिलीवर की है, ये फ़ोन करता है उसको, डॉन वाले को, जनाब मीटिंग करना चाहते हैं, आ जाओ जनाब, पॉसिबल है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए। अच्छा, इससे पहले फ़ायदा किसको है? डॉन वाले को। तो नचेगा, उसको फ़ायदा कितने का हो रहा है? 55 पर केजी माइनस 48 पर केजी, 7 पर केजी। इसका मतलब है जितना एक पार्टी को फ़ायदा होगा उसका दूसरी को नुकसान होगा। क्लियर? वो तो नचेगा, फ़ोन करके कहते हैं जनाब मीटिंग करनी है, आ जाओ। पॉसिबल है जनाब कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, मार्केट से ले लो, वो करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब है इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलिक्विड है। इलिक्विड है। अच्छा, मैं तुम्हें तमीज़ से समझा रहा हूँ, बाहर से ले ले, ये तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, बाहर से ले लो। ओ तू की कर सकना है भाई, तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरा चाचे का मुंडा जो है सैनिटर है, मैं तेरी फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा, तेरे में एफबीआर में केसेस खुलवा दूंगा।
यार जो कर सकते हो कर लो, तुम भी जो कर सकते हो कर लो, नहीं दे रहा गंदम पुटला जो पुट सकते होता है। इसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट का रिस्क मौजूद है। नहीं, बैंक नहीं है, किसान के पास। सुन लेना अभी, यहाँ डिफ़ॉल्ट का रिस्क मौजूद है। डिफ़ॉल्ट का रिस्क बैंक वाले भी बड़े झूठे होंगे हैं। मैं आपको उनके झूठ भी बताऊंगा जब हम लोग एक्सचेंज वाली बात करेंगे। अभी डॉलर पड़े होते हैं बैंक वालों के पास, जाओ वो मुक गए। वो मंशा की बेड के नीचे जाके देखना, वो सोते डॉलर पे होता होगा। फ़ायदा देखता है हर बंदा अपना, ठीक है। तो वो कहता है जाओ जो खाड़ सकते। इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी रिस्क भी है और डिफ़ॉल्ट रिस्क भी है, दोनों तरह के रिस्क आ गए। मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं ख़त्म हो सकता। मुझे लगता है कि जिस पार्टी को लॉस हो रहा होगा वो किसी भी टाइम डिफ़ॉल्ट कर सकती है, तो डिफ़ॉल्ट का रिस्क भी मौजूद है, ठीक है। इन रिस्क से अवॉइड करने के लिए फिर एक नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ने जन्म लिया, दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर। ठीक हो गया जनाब, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। फ्यूचर इज ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये ओवर द काउंटर नहीं होता, इसमें एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब जितना हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमारा होता है इस इदारे के साथ। अब सुनिएगा बेटा, लॉन्ग किसको कहते हैं, शॉर्ट किसको कहते हैं? लॉन्ग शॉर्ट, ये लॉन्ग शॉर्ट डेरिवेटिव्स का है। आपकी किताब में अल्फाज मौजूद है, ये नहीं है, निकाल दे रहे हैं मैंने ये हैं। डायरेक्ट लॉन्ग शॉर्ट नहीं है यार, क्या हो गया? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड नहीं, वो एक्सचेंज रेट में आता है। ये नहीं पता। सुनिए चलिए, छोड़िए बेटा, छोड़िए। लॉन्ग क्या है, तवज्जो से सुनिएगा। जिसके पास एसेट मौजूद है, एसेट मौजूद, अगर ये नहीं है तो फिर एक स्टेटमेंट मौजूद है, एसेट मौजूद है और उसको डर है कि प्राइस कम हो जाएगी, उसे लॉन्ग कहते हैं। जिसके पास एसेट मौजूद है और उसको डर है कि प्राइस कम हो जाएगी और उसको नुकसान हो जाएगा। जिसको डर है प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, अफ्रेड ऑफ प्राइस इंक्रीज, इसे शॉर्ट कहते हैं। नंबर 2, जो बायर है उसे लॉन्ग कहते हैं, जो सेलर है उसे शॉर्ट कहते हैं। हाँ, बायर सेलर लॉन्ग शॉर्ट भी है। अगर वो नहीं है तो फिर एक स्टेटमेंट है, मैंने आप लोगों के चैप्टर में पढ़ी थी वो स्टेटमेंट, सुनिएगा। बहरहाल छोड़िए उसको, हमें ये समझना है। बहरहाल दो तरह के पार्टीज हैं जिन्हें लॉन्ग कहते हैं, दो तरह की पार्टीज हैं जिनको शॉर्ट कहते हैं। एक वो जिसको डर है कि कीमत गिर जाएगी, एक वो जिसको डर है कि कीमत बढ़ जाएगी। कीमत गिरने का डर किसको होता है? जिसके पास एसेट हो। आपने बात ठीक की है, लेकिन वो बात कट के हमें दो हिस्सों में तकसीम करनी है। मैंने ये कुर्सी नहीं सेल करनी, लेकिन डर तो है ना कि कल को जब सेल, शायद जब मार्केट में जाऊंगा तो इसकी कीमत गिर। अभी कोई इंटेंशन नहीं है मेरी, लेकिन प्राइस मोबाइल लेते समय सबसे पहली बात क्या आती है, यार 2 महीने बाद इन्हें कट हो जाना है, सेल तो नहीं करना होता।
जिसके पास एसेट मौजूद है और उसको डर है कि कीमत गिर जाएगी, जिसको डर है कि कीमत, उसे लॉन्ग कहते हैं। नंबर 2, आई एम नॉट कंटिन्यूइंग माई स्टेटमेंट 1। नंबर 2, जो परचेजर ऑफ एसेट है उसे हम लोग लॉन्ग कहते हैं। जो परचेजर बायर ऑफ एसेट है उसे लॉन्ग कहते हैं। नंबर 2, जिसको डर है कि कीमत गिर जाएगी, जिसको डर है कीमत बढ़ जाएगी, वो शॉर्ट है। जिसको डर है और जो सेलर है वो शॉर्ट है। क्लियर? अब यहां पे देखिएगा, किसान एसेट, गंदम एसेट है उसका, इसको डर है। अच्छा चलिए इसको छोड़िए, मुझे बताइए यहाँ पे जो है ये ब्रेड वाला है डॉन, इसको डर है कि, छोड़ो सारी स्टेटमेंट मैंने बोल, इनमें से लॉन्ग कौन सा शॉर्ट कौन सा है? ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ठीक है? ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। पहली सिचुएशन ये है, पहली सिचुएशन ये है। अब यही किसान कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्टेज नंबर 2 कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्टेज 2 में जाता है, स्टेज 2 में जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेलर बन जाता है और ये बायर बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट इसने क्यों किया था? अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है? इसका मतलब ये है कि नाउ ये शॉर्ट बन गया और ये लॉन्ग बन गया। कॉन्ट्रैक्ट से पहले पहले किसान लॉन्ग, जो जिसको डर है कि कीमत बढ़ जाएगी वो शॉर्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो किसान शॉर्ट और जो डॉन वाला है वो लॉन्ग। कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था? अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को रिस्क से बचाने के लिए। रिस्क से बचाने के अमल को कहते हैं हेजिंग करना। हेज करने के लिए, मनी मार्केट हेज नहीं भाई, साझा हेज करना, हेज करना, हाँ हेज करना, रिस्क के अगेंस्ट हेज करने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने का जो मेरा ख्याल आपकी किताब में है, अगर हम लोगों ने अपने आप को बचाना है, रिस्क हेजिंग की तरफ जाना है, तो ऑपोजिट पोजीशन लेना पड़ेगी। लॉन्ग की ऑपोजिट शॉर्ट, शॉर्ट का ऑपोजिट लॉन्ग, तब जाकर के है। लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लेगा तो हेज होगा, शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन लेगा तो हेज हो जाएगा। डन? ये देखिए फॉरवर्ड में कैलकुलेशन समझ आ गई थी हमें। 55 में से 48 माइनस किया तो 7। अब आज 1 जनवरी 2023 है। आज हम लोग प्राइस तय कर रहे हैं, प्राइस तय कर रहे हैं दोनों किसान और डॉन ब्रेड वाले। आज बैठ करके फ्यूचर की प्राइस तय कर रहे हैं, फॉरवर्ड प्राइस, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्राइस। वो कितनी थी? ₹55 पर kg, 48 थी, 48 थी। 30 जून 2023 को, 30 जून 2023 का दिन आ गया, 2023 का दिन आ गया। उस दिन जो कीमत होगी उसे क्या बोलेंगे? स्पॉट प्राइस, मौके की कीमत। मौके की कीमत जो है वो कितनी है? 55 पर kg। प्रॉफिट और लॉस कितना होगा? 48 माइनस 55। इसको ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। 55 माइनस 48 कितना होगा? ₹7 पर kg। मेरे सवाल बता ये है कि ये ₹7 प्रॉफिट है लॉस है? लॉन्ग के लिहाज से देखा जाए तो प्रॉफिट है, अगर शॉर्ट के लिहाज से देखा जाए तो। अभी लॉन्ग शॉर्ट का नहीं सोचना, वो घर जा कर के इसको देखिएगा फिर समझ आएगा। मुझे बताइए ये प्रॉफिट है या लॉस है? मेरा सवाल ये प्रॉफिट है या लॉस है? ये
ये प्रॉफिट है, तो डॉन जो किसानों से भी तो 7 रुपये का लॉस हो रहा था, जी सर, तो ये प्रॉफिट है लॉस है, दोनों ही हैं। ये दोनों ही हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ये प्रॉफिट है या लॉस है? ये प्रॉफिट किसके लिए है? डॉन वाले के लिए प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट। अगर मैं डॉन के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ तो प्रॉफिट है, अगर किसान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ तो लॉस है। सिंपल कैलकुलेशन, जी सर, इसमें कोई मुश्किल नहीं। चलिए, अभी कितना लॉस हुआ? 7 रुपये पर केजी का। टोटल लॉस कितना है? ₹7 पर केजी मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना? गल मुक गई, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सारा मुक गया। मार्केट रिस्क 3 तरीकों से हेज किया जा सकता है। वैसे तो 4 इंस्ट्रूमेंट हैं, यहाँ पे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन है। गल मुक गई। कल हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, फ्यूचर्स और ऑप्शन की तरफ ले जाएंगे इंशाल्लाह इसको।